નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આમ તો મજામાં જ હોઈએ ને, આપણે કાંઈ ગુલામી કરવાની છે નહીં, એટલે મજામાં જ હોઈએ, બિંદાસ હોઈએ, બરાબર કે નહીં? ગુલામી જેને કરવાની છે એ લોકોને ટેન્શન છે, એ લોકોને ચિંતા છે કે અમારા સાહેબ ચૂંટણી જીતશે કે નહીં જીતે, શું થશે. આપણે તો આઝાદ છીએ. ત્યારે આજે મારે તમને એક સરસ મજાનો વિડીયો બતાવો છે. તમને લોકોને યાદ હોય તો પહેલવાન મહિલાઓએ ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું ત્યારે મુંબઈના એક છોટું કોમેડિયન આવ્યા હતા, જેમણે કોમેડી કરતાં કરતાં સરકાર ઉપર એવા આકરા પ્રહારો કર્યા હતા, જેમનો વિડીયો જોતા જોતા લોકોને ખૂબ મજા આવી ગઈ હતી. એમનો ઇન્ટરવ્યૂ પણ લોકો ખૂબ લેતા હતા. એ છોટું કોમેડિયન આજે ઈવીએમના મામલાનો જે વિરોધ પ્રદર્શન ચાલી રહ્યું છે ત્યાં પહોંચી ગયા છે. અને જે રીતે એક ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું છે, વધારે વાત ન કરતા મારે તમને એ છોટુનું જે ઇન્ટરવ્યૂ છે એ સંભળાવવું છે. બોલવાની સ્પીચ, મજા આવી જાય. જે રીતે બોલે છે આ છોટું, તમને એમ થઈ જાય કે આની પાસે આટલું બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું. આ હાઈટમાં છોટું છે, ઉંમરમાં છોટું નથી. હા, એટલે જે રીતે વાત કરી છે, હસતા હસતા કોમેડી કરતા કરતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને ઇલેક્શન કમિશનરના જે રીતે ધજિયા ઉડાવ્યા છે, આવો આપણે જઈએ સીધા છોટુ પાસે. मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र जब बिकता है, बर्बाद होता है संविधान, तो उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं. एक तो बिका हुआ कलम, मतलब आप लोग. हम लोग जनता की आवाज है, लेकिन खैर आप तो वही बता रहे हैं, मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं. तो जब कलम बिकता है तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ होता है तो एक निकम्मा नालायक प्रधानमंत्री पैदा करता है. ये दिख रहा है ना आपको? तो लोकतंत्र के बर्बादी के 3 लोग जिम्मेदार होते हैं. एक बिका हुआ कलम, मरा हुआ विपक्ष, सोई हुई जनता. तो जब विपक्ष ही मरा हुआ है तो उस पर हम क्या बात करें? आज मेरे साथ कलीम शेख जी जुड़ चुके हैं, जो कि कॉमेडियन है. कॉमेडियन होने के बावजूद जो मुंबई से आते हैं वो आज इस धरने में आए हैं. बातचीत कर लेते हैं. और हाथ में देखिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इसी नारे, इसी बैनर तले आज यहाँ पर प्रदर्शन है. बातचीत कर लेते हैं. कलीम जी, आप तो कॉमेडियन हैं, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, लेकिन आज इस धरने में शामिल होने की सबसे मुख्य वजह क्या? हम बैलेट पेपर से वोट चाहते हैं. आप सिंपल से एक उदाहरण मैं आपसे पेश कर रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड. सो आप गुटखा खाती हैं? बिल्कुल नहीं सर, आपको लगता है क्या? अगर मैं आपको जबरदस्ती गुटखा खिलाऊं तो खाएंगी? उदाहरण में थोड़ा सा बारीकी से समझना. मैं वही बताना चाह रहा हूँ दर्शक को भी कि ये बताइए आप गुटखा नहीं खाती हैं तो आपको जबरदस्ती गुटखा खिलाऊंगा, खाओगी? लेकिन ये ईवीएम से कैसे मैच खा? मैं मतदान ईवीएम से नहीं चाहता हूँ, मैं बैलेट से चाहता हूँ. तो जबरदस्ती चुनाव आयोग क्यों बैलेट पेपर से हम वोटिंग करवा रहा है? इतने लंबे समय से ईवीएम के जरिए वोट होता रहा है, सरकारी समय से इस पर विवाद चलता रहा है. आपको नहीं पता होगा तो 2009 का लोकसभा इलेक्शन याद कीजिए. आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेके भाग के गए थे, नहीं गए थे? बताइए. तो सवाल यही है कि जब हमें संदेह है, इस पर विश्वास नहीं है, तो हमको बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए. नहीं तो 24 में हम जो है इसका बहुत घोर विरोध करेंगे और सड़क पर आकर करेंगे. संदेह किस बात का है कि ईवीएम के जरिए बीजेपी जीत जाती है या फिर आपका वोट कहीं और जाता है? हाँ, कहीं और जाता है. उसका एक रीजन है मैम. हमें तो ये डाउट है कि कहीं बस चुनाव आयोग इस बात का इंतजार कर रहा है कि कहीं ईवीएम उसके पास आए और बोले देखो भैया मुझे छेड़ा जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, तब जाकर के चुनाव आयोग सुनेगा. लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ईवीएम सिर्फ तभी हैक होती है, तभी ईवीएम का विरोध होता है जब बीजेपी जीत जाती है? नहीं. आपने देखिए हिमाचल में तो विरोध नहीं करते, कर्नाटक में आप लोग विरोध नहीं करते. आप बताइए ना, हम हर जगह विरोध करते हैं. हम ईवीएम से चुनाव चाहते ही नहीं है. लेकिन कैसा है क्या कि जब भी ईवीएम पर सवाल उठाओ तो बीजेपी सफाई देती है. क्यों देती है? और बीजेपी ही सबसे पहले ईवीएम पर उंगली उठाने वाली है. इनके टॉप लीडरशिप गए थे कोर्ट में,
लेकिन बीजेपी कह रही है ना कि जनादेश आप लोगों को नहीं मिलता, विपक्ष हार जाता है इसलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देता है। ये गलत बात है। आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए तो मैं आपको बताऊं, मेरे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पार्षद का चुनाव जीत के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव, हाँ, पार्षद की चुनाव नहीं जीत सकते। तो आप चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज बिल्कुल ईवीएम से। पुरानी पार्टियां भी बताइए, जबरदस्ती कानून पे कानून हम पर थोपे जा रहे हैं। जी, बताइए, कानून बनता है तो किस आधार पर बनता है? जिसके लिए कानून बनाया जाता है उससे चर्चा होती है, बिना चर्चा के कानून पास करा रहे हो। हम क्या बेवकूफ जनता है क्या? इसका मतलब साफ है कि तुम इसलिए जनता से नहीं डर रहे हो क्योंकि तुम्हें वोट ईवीएम दे रहा है। तो जनता से कैसे डरोगे? नहीं तो सरकारें और प्रधानमंत्री जनता से डरते हैं। अच्छा चलिए, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं कलीम जी, लेकिन इसके नुकसान क्या है बता दीजिएगा, क्योंकि ईवीएम जो लाई गई थी वो तो इसलिए लाई गई थी कि फायदे हो देश को। इसके नुकसान यही है कि एक अनपढ़ और तड़ीपार लोग आकर के राज कर रहे हैं। इसका नुकसान यही है। कुछ तो फायदा होगा तभी ईवीएम देश के अंदर आई। आप कह रहे हैं कि देश बचाओ ईवीएम हटाकर, लेकिन ईवीएम आई तो देश के अंदर देखिए तरक्की हुई। ईवीएम के जरिए सरकारें चुनी गई। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ईवीएम को किसने बनाया था? जिसने बनाया वो यूज नहीं करता है, मालूम है ना आपको? ये टेक्नोलॉजी जापान की है ना, तो वो खुद यूज नहीं करता, बैलेट पेपर यूज करता है। क्यों? ये भी तो एक सवाल बनता है ना। लेकिन लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, उसमें संभव है बैलेट पेपर से चुनाव होना वापसी से? और क्या इस बात की सुनिश्चित कौन करेगा कि बैलेट पेपर से धांधली नहीं होगी? अगर चुनाव ईवीएम से कराइए, हमें क्या दिक्कत है? जो वीवीपैट की पर्ची निकल रही है वो 2 निकलनी चाहिए, एक हमें मिले एक उसमें चली जाए तो हमें संतुष्टि मिलेगा। और गिनती के टाइम हमारी पर्चियों का मिलान किया जाए। निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, वो कह रहा है कि चुनाव आयोग बन गया है और हमें चुना लगा रहा है चुनाव आयोग। हाँ, हम एक ही बात कह रहे हैं, चुनाव आयोग से आपके चैनल के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे को यहाँ काला टीका मत लगाओ, सीधा चुना लगाओ। क्योंकि देखो, पान वाला जब हम पान लेने जाते हैं तो बोलता है भैया कितना चूना लगाए, वो भी पूछ के लगा रहा है, और तुम बिना पूछे चूना लगा रहे हो हमें। तो इसलिए यहाँ पर अब चूना लगाओ, मैं ये कहता हूँ। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग तो सफाई दे रहा है कि किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होती ईवीएम की। मैंने अभी हाल ही में बयान आया। मैंने अभी यही कहा ना बात, कि जब तक चुनाव आयोग से ईवीएम आके ये ना कहे कि मैं छेड़ी जा रही हूँ, मेरा यौन शोषण हो रहा है, तब तक चुनाव आयोग सुनने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा चलिए, देखिए विपक्षी जो तमाम दल है वो ईवीएम से चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग मुलाकात कर दे रहा है, उनके लेटर का जवाब नहीं दे रहा है। अभी जयराम रमेश ने लिखा था ना चिट्ठी, उन्हीं के लेटर के जवाब में कहा है कि रखरखाव से लेकर काउंटिंग तक प्रतिनिधि शामिल होता है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है ईवीएम के चार्जिंग का मुद्दा, आपको पता है ना? जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाता है तो कितना % कौन सा मशीन चार्ज है उसका विवरण होता है। तो उस चार्जिंग के मसले पर जो है सवाल उठा है ना, तो सिंपल सी बात है। अब ये देखिए, ईवीएम को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिका दायर की गई, याचिकाएं लगाई गई, लेकिन सबकी सब खारिज हो गई। तो कैसे ईवीएम को लेकर आप आवाजें? मैडम, मैं आपको देखता रहता हूँ चैनलों में आपके, आप राजस्थान भी गई थी, पता है ना? आपको एक आंकड़ा भी नहीं है मालूम होगा, 48,000 केसेस हुए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का। कितना? ये 5 राज्यों, मध्य प्रदेश से भी पांच राज्यों की जो इलेक्शन हुई है उसमें 48,000 केसेस हुए, जिसमें इकलौता प्रदेश राजस्थान था जिसमें 21,000 वहाँ से केसेस हुए। बताइए उसका क्या निवारण हुआ? तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जो है एक ट्रेंड है, खाली नाम के लिए चुनाव आचार संहिता है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। नहीं है, चुनाव आयोग है, उसका नाम बदलना चाहिए। तो चुनाव आयोग कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चुनाव लगा देता है। हाँ। लेकिन विपक्षी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी के एक भी फेस यहाँ पर सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? देखिए मैम, સાંભળ્યું ને? તો સાંભળીને ખરેખર જો તમને મજા આવી ગઈ હોય, હસવું આવી ગયું હોય,
તો વિડીયોને શેર જરૂરથી કરી દેજો અને દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો. પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું દોસ્તો ભૂલશો નહીં.